भीतर का जो संसार है उसको देखने के लिए सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं होता, उस ज्ञान का अभ्यास जरूरी होता है। और ज्ञान का अभ्यास संगत से आता है। जो अच्छे काम होते हैं उसको जबरदस्ती करना पड़ता है, और जो बुरे काम है वो अपने आप होता है। बच्चे को पढ़ने के लिए बोलिए तो पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ाई अच्छा काम है। लेकिन वही उसी को धूल में खेलने के लिए या फिर मोबाइल गेम खेलने के लिए सिखाना नहीं पड़ता। बच्चा अपने आप एक से एक मोबाइल चलाना और मोबाइल गेम सीख जाता है। लेकिन वहीं पर अच्छी चीज को सिखाने के लिए उसको जबरन सिखाना पड़ता है। और यह संगत कार्यक्रम, क्योंकि बहुत से अच्छे चीज हम चाह करके भी नहीं कर सकते, अपने से होता नहीं है अपने से। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसको इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो कोई व्यक्ति अपने शरीर में इंजेक्शन नहीं लगा पाता, उसके लिए डॉक्टर की सहारा लेता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी बहुत से बुरी आदतें हैं, बुरा व्यवहार है, जिसके बारे में हम जानते तो हैं किंतु सुधार नहीं कर पाते। मन हमारी बात को बिल्कुल नहीं मानता है, मन अपने हिसाब से करता है। मन हमको कभी राजा नहीं मानता, खुद राजा बन जाता है और हमेशा अच्छाइयों को तिरस्कार करता है और बुराइयों को बहुत तेजी से स्वीकार करता है। ऐसे स्थिति में मन को सुधारने का एक ही रास्ता है, अच्छे संगत से उसको जोड़ देना। नहीं तो मन आपके सुधारने से नहीं सुधरेगा। जिस प्रकार से घर में शरारती बच्चे होते हैं, उसको माँ बाप सुधारने की कोशिश करता है तो बच्चा और उदंड होते चला जाता है। तो माँ बाप क्या करते हैं कि उसको कोचिंग सेंटर में डाल देते हैं, तो उसका टीचर उसको सुधारता है। वो टीचर की बात को काट नहीं सकता, इसलिए टीचर के कहने पर, टीचर के शिक्षक के दबाव पर बच्चा सुधर जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका मन बड़ा उदंड है, बहुत निजी है, बहुत स्वार्थी मन है, उसको सोकर उठने का मन नहीं करता होगा, आलस उसके भीतर कूट कूट के भरा हुआ है, टेंशन तनाव दूसरों की बुराई कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसे परिस्थिति में आप अपने मन को जबरन इस संगत के हवाले कर दीजिए। संगत के असर के कारण से धीरे धीरे उसके व्यवहार में सुधार होगा, उसको आत्मज्ञान होगा कि मैं इस शरीर का संचालक मात्र हूं, बाकी इसका मालिक, इसका राजा आप हैं। और जब तक हमको इस मन और शरीर को अलग अलग रख करके नहीं देखेंगे, तब तक समझ में ही नहीं आएगा कि हमारे जीवन का संचालन कौन कर रहा है। इसीलिए इस संगत का बहुत बड़ा महत्व है। अभी प्राकृतिक संगत है, प्रकृति के दर्शन पर आधारित है, प्रकृति की ऊर्जा और पावर पर आधारित है। अभी प्रकृति की ऊर्जा, प्रकृति के पावर हम लोग, हमारे पूर्वजों ने लाखों वर्ष
से ही अपने आप को विकसित करते करते कई प्रकार के जंगली जानवरों से लड़ते, कई प्रकार के जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हुए आग हवा पानी से जूझते हुए अपने आप को विकसित किया है। इसका मतलब हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है, अनुभव है, वो हमारे डीएनए में अभी तक आया हुआ है, आगे और जाएगा। जिस समय हम जीव जंतु के विकास के बारे में पढ़ रहे थे, इस संगत कार्यक्रम में, उस समय आप लोगों ने सुना था कि आज हम सोचते हैं, वो सोच कभी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। हमारे अवचेतन मन में फाइल बन करके, फोल्डर बन के स्टोर हो जाते हैं और वो विचार हमारे नए पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे पूर्वज जब कबीलाई गण व्यवस्था से विकसित हुए, आदि मानव से जब गुफा में रहने लगे, तो आदि मानव ने जो अनुभव किया था वो ज्ञान को लेते हुए जब गुफा में आए और गुफाओं से जब पूरे क्षेत्र में फैल करके अलग अलग कबीलों का विकास हुआ, तो गुफाओं का ज्ञान कबीलों तक आया और कबीलों से विभिन्न जगहों में फैल करके स्थायी रूप से जब खेती करना शुरू की, पशुपालन किए, पहिए का आविष्कार किया, झोपड़ी नुमा मकान में रहने लगे, आग को बचा करके रखा, संस्कृति विकसित की, भाषा विकसित की और रिश्तेदारी का भी विकास हुआ, रिश्ते नातों का विकास हुआ। तो ये सारा जो अनुभव है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते होते लगातार बढ़ते चला गया और आज हम उन्नत सभ्यता में हैं, आसमान में हवाई जहाज लेकर के उड़ने की स्थिति में है। तो ज्ञान कभी मरता नहीं है और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए यदि हमारे भीतर अच्छा ज्ञान है तो अच्छा ज्ञान ट्रांसफर होगा और यदि हमारे भीतर बुरा ज्ञान है तो बुरा ज्ञान ट्रांसफर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे माँ बाप को देख करके सीखते हैं, कई बार बिना देखे भी सीखते हैं, क्योंकि उनके भीतर वो गुण होता है। स्थायी रूप से जब खेती करना शुरू की हमारे पूर्वज, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब फसल उगाए तो फसल को पकने में 4 महीना 3 महीना तो लगेगा ही। तो 3 महीना 4 महीना एक जगह उन्होंने रहना शुरू किया और फसल पक जाने के बाद फिर उतने ढेर सारे अनाज को फिर पकड़ करके कहां कहां जाते हैं। इसलिए ज्यादा मात्रा में धीरे धीरे खाद्यान्न पैदा होने लगा, तो उसको रखने के लिए अपने झोपड़ी के भीतर व्यवस्था बनाई ताकि उसको पकड़ करके बार बार इधर उधर जाना ना पड़े। तो धान की कोठी बना और चूंकि खेती कार्य के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना था, तो पहले तो उन्होंने शिकार करने की जब जरूरत पड़ी और अपनी सुरक्षा के लिए तो कुत्तों को पाला, किंतु जब खेती जीवन में प्रवेश किया तो खेती जीवन में उसको बैल और गाय पालने की जरूरत पड़ी। अपने मांस और दूध के लिए बकरी भेड़ पालना पड़ा। तो इसलिए ढेर सारे जब वो जानवर भी पालने लगे, तो जानवरों को पालने के लिए भी उन्होंने घर में ही मवेशी के लिए कोठा बनाया, धान को बिसाई करने के लिए खलिहान बनाए, उसको रखने के लिए कोठी बनाए। इस प्रकार से एक संपूर्ण उसके घर का आकृति रूप लेने लगा और साथ में सब्जी की खेती करने के लिए बाड़ी का निर्माण हुआ।
और चारों तरफ, घर के चारों तरफ एक प्रकार से अपने जीवन यापन करने के संपूर्ण संसाधन उन्होंने विकसित करना शुरू किया। तब एक उन्नत ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ, नारगण व्यवस्था का विकास हुआ। अब इसी प्रकार से सभी लोगों के घर विकसित हुए, और जब घर विकसित हुए तो उनके भीतर ये बात के भी शुरू से चेतना थी कि प्रकृति के हर एक जीव जंतु का उपयोग करने से, उससे अनुमति लेना, उससे सेवा जुहार करना, क्योंकि पहले से यह सचेतन था कि भाई सभी जीव जंतु एक दूसरे की भाषा को लगभग समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं। जो हमको लगता है जो गूंगे बहरे होते हैं, जिनके पास बोलने के लिए आवाज नहीं होते, उनकी भाषा नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। जीव जंतु जितने भी हैं हमारी भावनाओं की भाषा को समझते हैं, हमारे हाव भाव को समझते हैं। आप एक उदाहरण देख सकते हैं, यदि कोई कुत्ता नजदीक में हो तो उसको पता चल जाता है कि हम गुस्साए हैं कि उसको प्रेम से देख रहे हैं। हमारे देखने मात्र से कुत्ता को समझ में आ जाता है कि हम उसको प्रेम से देख रहे हैं कि गुस्से में देख रहे हैं। अब जैसे उसको लगता है कि हम गुस्से में देख रहे हैं, वो भौंकने लगता है, और जैसे ही उसको लगता है कि हम प्रेम से देख रहे हैं, वो प्रेम से पुचकारने लगता है, अपना पूंछ हिलाने लगता है, और पूंछ हिलाते हिलाते हमारे नजदीक आने लगता है। रास्ते पर चिड़िया बैठी है तो उसकी नजर हमारी आंखों पर होता है, वो समझ जाता है कि हम चिड़ियों को प्रेम से देख रहे हैं या फिर पत्थर उठा करके मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसको जब एहसास होता है कि हम प्रेम से देख रहे हैं, हमसे उसको कोई खतरा नहीं है, तो चिड़िया उड़ करके नहीं भगती, मंच पर बैठे रहती है। लेकिन जैसे ही उसको एहसास होता है, पेड़ के ऊपर डाली पर बैठा हुआ चिड़िया भी वो दूर से यहाँ हमारी आंखों को देख करके भाप लेता है कि इस आदमी से हमको खतरा है। तो प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ बहुत घनिष्ठ लगाव था, बहुत घनिष्ठ संबंध था, आत्मीय संबंध था। ऐसे अवस्था में यदि कोई पेड़ पौधों को काटे, जीवों को मारे, तो तकलीफ तो होगा, और इसी तकलीफ को दूर करने के लिए उससे पहले माफी मांग लेता था, उससे क्षमा मांग लेता था, उससे याचना कर लेता था कि भाई आपको अपने उपयोग के लिए मैं जड़ी खोद रहा हूँ, दवाई खोद रहा हूँ, या पत्ते को तोड़ रहा हूँ, ये जमीन की जुताई कर रहा हूँ। ये क्षमा मांगने की जो भाव है, आभार सेवा का जो भाव है, यहीं से हमारे पूर्वजों ने उसको सभी जीव जंतु को, चाहे पेड़ पौधों को, चाहे झरनों को, चाहे पहाड़ को, एक शक्ति का रूप के रूप में माना, और उसकी सेवा गो करने की परंपरा शुरू हुई। तो जब वो घर बनाया होगा पहली बार, तो जमीन पर वो गड्ढा खोदा होगा, तो गड्ढा खोदने से पहले वो जमीन की सेवा गो किया, उससे माफी मांगा, उससे क्षमा मांगा, और कहा कि मैं आपके ऊपर ये औजार चला रहा हूं मकान बनाने के लिए, मुझे क्षमा करना है धरती दाई, और साथ में हम आपकी गोदी पर ये मकान बना करके रहने वाले हैं, हमारी सुरक्षा करना, और सभी प्रकार के संकटों से हमको बचाना। ऐसा सोच करके उन्होंने
जमीन पर कुल्हाड़ी मारने से पहले, जमीन पर कुदाली मारने से पहले, खोदने से पहले उसको गोंगो किया, उसको सेवा किया। और संकेत स्वरूप उन्होंने, ऐसा पूर्वजों का कहना है, या फिर अभी भी कई जगह देखने को मिलता है, जहां पर मकान बनाया जाता है वहां पर पहले ही दिन ही मकान नहीं बनाया जाता, पहले उसको सेवा गोंगो करके संकेत स्वरूप वहां पर कुछ डार या पेड़ के पत्ते गड़ा देते थे और इंतजार करते थे कि प्रकृति शक्ति से यहाँ पर, धरती दाई से यहाँ पर मकान बनाने की अनुमति मिली कि नहीं मिली, और इंतजार करते थे। अगले दिन, दूसरे दिन तक या तीसरे दिन तक यदि पत्ती वहीं पर सीधा गड़ा हुआ है, संकेतों का इंतजार, संकेतों से प्रकृति की भाषा को समझते थे। यदि पत्ते वहीं पर गड़े हुए हैं, पेड़ का डार, तो समझ जाते थे कि धरती दाई का अनुमति मिल गया है। या फिर उस पत्तों को उखाड़ करके कोई जानवर दूर फेंक देता है, या फिर गिर जाता है, आंधी तूफान में उड़ जाता है, तो ऐसा मान लिया जाता था कि धरती दाई को यहाँ पर घर बनाने की अनुमति नहीं है। या फिर रात में सपने में या फिर किसी जानवरों का अच्छा मीठा आवाज सुनाई दे, तो भी समझ जाते थे कि प्रकृति दाई का, धरती दाई का घर बनाने की अनुमति मिल गया है। अथवा कोई बुरी आवाज सुनाई दे अथवा बुरा सपना देखे, इन प्राकृतिक संकेतों के आधार पर हमारे पूर्वज अनुमान लगाते थे कि प्रकृति का या धरती दाई का रवैया हमारे पक्ष में है कि विपक्ष में। इस आधार पर निर्णय लेकर के वो मकान बनाने की शुरुआत करने लगे। इसीलिए घर के भीतर जहां पर मकान बनता है, वहां पर वो अपनी धरती दाई की सेवा गुंगो करता है और उसको स्थापित करता है, फिर उसके चारों तरफ मकान बनाता है। ठीक उसी प्रकार से खेत बनाने पर खेत में भी वही प्रक्रिया अपनाता है, वहां पर भी सेवा गोगो करता है, धरती दाई की अनुमति मांग करके खेत बनाता है। फिर खेत खलिहान की रक्षा करने वाले शक्तियों को वहां स्थापित करता है, पेट शक्तियों को, वेट शक्तियों को। उनकी मान्यता है, देखिए कितनी गहरी मान्यता है कि भाई हर काम अपने मन मर्जी से नहीं किया जा सकता। जब तक प्रकृति का समर्थन ना हो, जब तक जीव जंतुओं का इसमें सहयोग ना हो, सहभागिता ना हो, तब तक कोई भी काम सफल नहीं होगा। आज इंसान जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ज्यादा स्वार्थी हो चुका है। धरती की गोदी पर बड़े बड़े खदान खोल रहे हैं, माइनिंग खोल रहे हैं, लाखों की संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। अब प्रकृति से बिना संवाद किए, बिना बात किए, बिना अनुमति लिए, बड़ी बेरहमी से, जिस प्रकार से किसी जानवर को दौड़ा करके जबरन मारा जाए, ठीक उसी प्रकार से आज का मनुष्य पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का खतरनाक तरीके से शिकार कर रहा है। ऐसे में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का दर्द और तकलीफ आज के तार्किक मनुष्य को सुनाई नहीं देता है, जबकि वो दर्द प्रकृति में, पेड़ पौधों में ऑलरेडी है, जिसको आदिवासी ही समझ सकता है। क्योंकि आदिवासियों की भावनाएं सीधा पेड़ पौधों की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। भाषा तो सिर्फ बोलने की जो शब्द है, वो तो सिर्फ जो है चीजों को परिभाषित करने के लिए है, और सिर्फ इंसानों को इंसानों की भाषा समझाने के लिए है, ताकि जीव जंतुओं के बीच और हमारे बीच जो संवाद है वो किसी भाषा का मोहताज नहीं है, किसी शब्द का मोहताज नहीं है। भावनाओं से एक दूसरे से बातें किया जा सकता है, हाव भाव से, व्यवहार से एक दूसरे से बातें किया जा सकता है। और इसी हाव भाव और व्यवहार के कारण से हमारे पूर्वजों ने बहुत से जीव जंतुओं को पाला। तोता, मैना, भालू,
सुअर, खरगोशा, हिरण, पोटरी, कुत्ता, इन सारे जानवरों को उन्होंने पाला। और निश्चित रूप से इन सारे जानवरों को जबरन नहीं पाला जा सकता। इन जानवरों को मार मार करके, पीट पीट करके नहीं पाला जा सकता। इसको प्यार से ही पाला जा सकता है। इसको प्यार से भोजन खिला करके, प्यार से दुलार करके, पुचकार करके, अपने बच्चों की तरह पालने से ही इन जानवरों को पाला जा सकता है। किसी कुत्ते को उसका मालिक प्रेम न करे और सिर्फ खाना खाने के लिए दे, और प्रेम न करे और कुत्ते से नफरत करे, तो कुत्ता कदापि उस घर का पालतू जानवर नहीं बन सकता। उसको भी प्रेम चाहिए, उसको भी दुलार चाहिए। हम पेड़ पौधों से प्रेम नहीं करते, जिसके कारण से आज पेड़ पौधों ने फूल और फल देना कम कर दिया और वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व को नष्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। इस प्रकार से जब ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ गांव का, तो सभी गांव इस प्रकार से अपने पूर्वजों की शक्ति, पेड़ पौधों की शक्ति, झरनों की शक्ति, पानी की शक्ति, तालाब की शक्ति, पहाड़ की शक्ति, इन सभी के लिए उन्होंने उस गांव के सीमा के भीतर अलग अलग अपनी सेवा, अपनी भाव को व्यक्त करने के लिए पेड़ ठानों का निर्माण किया। पेड़ ठाना मतलब शक्ति का केंद्र। और चूंकि अपने भाव को प्रकृति को समर्पित करना है, तो भाव को समर्पित करने के लिए कुछ ना कुछ संकेत होना चाहिए, कुछ ना कुछ तरीके होना चाहिए। तो वो कुछ ना कुछ तरीके प्रेम शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। और ऐसा माना गया कि भाई पानी की सेवा गोंगो हम इस जगह पर करेंगे, पहाड़ की सेवा गोंगो हम इस जगह करेंगे, और हमारे पूर्वज जो है हमको जो जीवन दिया, हमको जन्म दिया, और जन्म दे करके प्रकृति में विलीन हो गए, तो चूंकि अभी भी प्रकृति में है वो, उसकी शरीर बस मरा है, बाकी ऊर्जा उसके प्रकृति में परिवर्तित हो चुका है। तो हमारे पूर्वज की जो ऊर्जा प्रकृति में परिवर्तित हो चुका है, उस पूर्वज को भी हम इस जगह पर अपने पुरखा शक्ति के रूप में, प्रेम शक्ति के रूप में जगह देंगे, और उसकी विशेष पर्व, विशेष अवसर पर उसको याद करके उसकी सेवा गोंगो करेंगे। इस प्रकार से हमारी जो प्रेम शक्तियों के प्रति सेवा गोंगो करने के तरीके विकसित हुए। और चूंकि स्त्री और पुरुष को लेकर के किसी प्रकार से विवाद ना हो, इसके लिए विवाह करने की पद्धति, विवाह करने के सिस्टम भी तो पहले विकसित हो चुका था। लेकिन वो विवाह हंसी मजाक ना लगे और पूरा जीवन भर उसको निभाने की प्रक्रिया हो, इसके लिए उसके व्यवहार में चेंज करना होगा। और व्यवहार में चेंज करने के लिए कई प्रकार के रस्म विकसित हुए। मर्मिंग का जो नेम है, उसको करने के लिए कई प्रकार के रस्म 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक करने का रस्म विकसित हुआ, ताकि 3 से 5 दिन के भीतर वो मर्मिंग को पूरी तरह से अपने भीतर परिवर्तन करे, जिए, उसका शारीरिक परिवर्तन भी हो। हल्दी लगा करके पूरे शरीर का अशुद्धियों को धोया जाता है, अवशोषित किया जाता है शरीर के भीतर की गंदगियों को, और साथ में उसके मन को धोया जाता है, उसके हृदय को धोया जाता है। संस्कार का मतलब उसके भीतर इंस्टॉलमेंट कर देना आदत व्यवहार को। जैसे मोबाइल में हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उसको इंस्टॉल करके स्थापित कर देते हैं, तब वो मोबाइल में चलता है। उसी प्रकार से संस्कार का मतलब किसी व्यक्ति के भीतर उस व्यवहार को, पति पत्नी वाले व्यवहार को
पति पत्नी वाले संस्कार को उसके भीतर स्थायी रूप से परिवर्तन कर देना। हंसी मजाक टाइप से मंदिर में जा करके 10 मिनट में आधा घंटा में शादी कर लेगा तो उसको शादी जैसा मर्मिंग जैसा एहसास ही नहीं होगा। उसको तो बस हंसी मजाक टाइप से लगेगा। भीतर से प्रेम, भीतर से जो परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए वो होगा नहीं। इसलिए कई प्रकार के रस्म लगा करके, रस्म बना करके, नेम बना करके, दस्तूर बना करके उसके भीतर स्थायी परिवर्तन किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक, बुढ़ापे के आते तक, मृत्यु के आते तक एक दूसरे का साथ दे, पति पत्नी। इस प्रकार से मर्मिंग संस्कार विकसित हुआ। बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेते ही नाभि नाड़ में फंसा रहता है और साथ में प्रसूता जो माँ है, प्रसूता जो दाई है, वो भी विभिन्न प्रकार के रक्त से दूषित होती है। तो उनके शुद्धिकरण के लिए और बच्चे के शुद्धिकरण के लिए अलग से घर में ही जगह निर्धारित किया जाता है और दोनों को फिर एक निश्चित अवधि के बाद जब नाभि नाड़ सूख जाता है और माँ का, दाई का रक्तस्राव जब बंद हो जाता है, उसके बाद जन्म संस्कार छठी और बरही की प्रक्रिया करने के बाद उसको पीना है। समाज में, परिवार में वो संस्कार किया जाता है। उसी प्रकार से मृत्यु होने पर मृत्यु संस्कार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के संस्कारों का विशेष रूप से विकास हुआ। अब जन्म संस्कार के भीतर जन्म से लेकर के उसके नामकरण, अन्न को खिलाने की प्रक्रिया, नाम रखने की प्रक्रिया, ये सारे चीज कई चरणों में, कई स्टेप में पूरे होते हैं। तो ये सब भी विकसित हुआ और इसके लिए भी उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने पेट शक्ति और वेद शक्ति के हिसाब से ही इसको भी नामकरण किया। जैसे नया बच्चा जन्म लिया तो उसको दुलरुआ वेन कहा, दुलरुआ वेन कहा, और लड़की को दुलौरीन दाई कहा। जब वो विवाह करने की अवस्था में पहुंची तो लड़का को दुल्हा देव के रूप में सजाया गया, दुल्हा वेन के रूप में सजाया गया और लड़की को दुल्हन दाई के रूप में सजाया गया। और वो दुल्हा देव और दुल्हन दाई की जो प्रतीक है, तो प्रतीक को घर के मुड़र घर में, भीतर कमरे में, भीतर खोली में, मझघरा में उसको स्थापित किया गया और नए जोड़ी को जिम्मेदारी दी कि भाई इसी भीतर कमरे में आप दोनों का खाना है, आप दोनों यहीं सोओगे, यहीं रहोगे और यहीं से नए वंश का विस्तार करोगे। इस प्रकार से घर के भीतर दुल्हा देव और दुल्हन दाई के स्थान दिया गया। और उसी प्रकार से जब मृत्यु संस्कार होने पर, जब बुजुर्गों की मृत्यु हो गई, प्रकृति में विलीन हो गए, तो उनको किसी पेड़ में, पौधे में, घर के बाहर अलग से एक जगह दिया गया जिसको बुढ़ाल पेड़ का ठाना या बूढ़ा देव ठाना और बूढ़ी माई का ठाना आदि के रूप में स्थापित किया गया। इस प्रकार से हमारी संस्कृति भी विकसित होती चली गई, हमारी भाषा भी विकसित हुई, संस्कृति भी विकसित हुई, हमारी सभ्यता विकसित हुई, हमारे समाज के नियम कानून, रहन सहन, खान पान, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, किसको देवता में चढ़ाना चाहिए, किसको देवता में नहीं चढ़ाना चाहिए, और किस तरीके से जीवन यापन करना है, ये सारे संस्कार विकसित हुए और बेहतरीन तरीके से ग्राम्य संस्कृति का विकास हुआ। और गांव के बीच भी जिस जगह पर गांव बनाया गया
वहां पर भी उसी प्रकार से गांव के पेंट खाना विकास किए, गांव के पेंट खाना स्थापित किए गए। गांव के ठाकुर देव, गांव का जो है शीतला माई, गांव का शिव शिवरिया देवता आदि बहुत से पेड़ शक्ति वहां पर स्थापित किए गए। और ये माना गया कि हमारे गांव की रक्षा करेंगे, गांव की सुरक्षा करेंगे, गांव का विकास करेंगे, किसी प्रकार से बीमारियों को हमारे गांव में घुसने से रोकेंगे और हमारे बीच आपसी विवाद, लड़ाई आदि होगा उसको सुलझाएंगे, सबके भीतर सुमत होगा, कोई किसी प्रकार से विद्रोह की स्थिति में नहीं रहेगा, हम सब संगठित होंगे। इस प्रकार से ग्रामीण संस्कृति का, ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ और गांव के सरदार चुने गए, गांव के मुखिया चुने गए, गांव के संचालन करने के लिए बकायदा पटेल, पंच, मुखिया, मांझी, गांव के पेट खाने का पुजारी, बीगा, गायता, सिरा, अलवा आदि समाज ने बनाया और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आज तक ट्रांसफर कर रहा है। अब ये सारा चीज उस समय हो रहा था जिस समय दुनिया भर के लोग आदि पसाड़ काल में जी रहे थे, जिस समय दुनिया भर के लोग पसाड़ काल, आदि पसाड़ काल में जी रहे थे। उनकी किसी प्रकार से कोई संस्कृति, कोई व्यवस्था, कोई आचार व्यवहार का विकास नहीं हुआ था। उस समय हमारे पूर्वज इतने बेहतरीन तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अपनी संस्कृति और सभ्यताओं का विकास कर रहे थे। इंसानों को ये भ्रम है कि हम ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्राणी है धरती पर, जबकि हमसे भी कई कदम आगे वो चींटी लोग हैं जिनका जमीन के नीचे पूरा एक शहर होता है, एक नगर होता है। उसके बिल के भीतर घुसेंगे तो समझ में आएगा कि उनकी संस्कृति कितना विकसित है। और उन्हीं चींटियों को, उन्हीं दीमकों को, उन्हीं मधुमक्खियों को देख करके हमारे पूर्वजों ने एक कॉलोनी के रूप में गांव को विकसित किया। इसका मतलब यह है कि हमारे गुरु चींटी है। इसका मतलब यह है कि हम चींटियों के गुरु नहीं हैं। तो चींटी, दीमक, मधुमक्खी ये सब हमारे गुरु हैं और उन्हीं से देख करके हमारे कबीलों का विकास हुआ, उन्हीं को देख करके हमारे ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। इस प्रकार से प्रकृति के मार्ग पर हम लोग चलने वाले लोग हैं, इसलिए प्रकृति के हर एक जीव जंतु के प्रति हमारा एक प्रेम भाव होता है। उसी प्रेम भाव को व्यक्त करने के जो तरीके हैं, उस तरीके को सेवा गुंगो कहा जाता है। और इन सब को स्थायी रूप से हमारे दिमाग पर बसाने के लिए, हमारे व्यवहार में उतारने के लिए हमारे कौशलों ने योग और तंद्रा की तकनीक विकसित किया है। उसको प्रतिदिन अभ्यास करना जरूरी है। जिस प्रकार से एक मुसलमान बच्चा प्रतिदिन नमाज अदा करता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम मोबाइल को प्रतिदिन चार्जिंग में चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से हमको भी अपने पुरखा शक्ति, अपने प्रकृति शक्ति और अपने मुठवा शक्ति से को आभार व्यक्त करते हुए उससे ऊर्जा लेकर के अपने आप को रिचार्ज करना जरूरी है। तो चलिए आज के योग और तंद्रा की तरफ चलते हैं। आज विलंब हुआ है, इसलिए आज योग और तंद्रा को और सारांश में करेंगे।